पीयूष जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि हम सब अब तक इस दौर में ये बताया गया और ये विश्वास दिलाया गया कि जब भी आर्थिक संकट की ये एक पूरी साइकिल है और जहां जहां भी संकट आया है और जहां जहां मनमोहन सिंह नहीं हैं वहां भी कोई इस प्रक्रिया को रोक नहीं पाया। चाहे आप यूरो क्राइसिस को देखिए, चाहे आप टर्की को देखिए, चाहे आप ग्रीस को देखिए, चाहे आप अमेरिका को देखिए, तो एक पूंजी की अपनी एक प्रवृत्ति है कि वो अपना घर लौटता है जब वहां का बाजार बेहतर होता है। क्या इस साइकिल, इस जो बाहर का कारण जो सरकार बता रही है, क्या सचमुच सरकार के पास ऐसा कुछ था जिससे इस प्रक्रिया को वो उलट सकती थी? कहने की बात कुछ और है, क्योंकि किसी भी देश में हमने ऐसा होते नहीं देखा जितनी मेरी जानकारी है। मेरे हिसाब से ये जो एंगल दिया जा रहा है इस पूरे अर्थव्यवस्था को बिगड़ने के लिए, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। आज अगर आप विश्व में देखें तो जिन यूरोपियन या अमेरिकन कंट्रीज का आपने जिक्र किया है, ये एक तरीके से एडवांस्ड कंट्रीज हैं, काफी कुछ प्रगति कर चुकी हैं, उनका पर कैपिटा इनकम भी काफी बढ़ गया है। उनकी अर्थव्यवस्था बिगड़ने का कारण कुछ और वजहों से है। शायद कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ा, शायद उनके उद्योग आजकल उतने कंपिटिटिव नहीं रहे, चाइना इंडिया वगैरह ने प्रगति की, उनके कारण उनको देखने हैं। हमारे जो कारण है वो एंटायरली डोमेस्टिक और हमारी खुद की अर्थव्यवस्था, हमारे खुद की जो मैनेजमेंट ऑफ द इकोनॉमी है, मिस गवर्नेंस ऑफ द इकोनॉमी है, उसकी जिम्मेदारी हमें ही उठानी पड़ेगी, भारत की सरकार को उठानी पड़ेगी। आज आप चाइना को देखिए, चाइना ने जब आर्थिक संकट 2008 में आया तब उन्होंने भी फिस्कल स्टिमुलस जरूर दिया, लेकिन वो फिस्कल स्टिमुलस कंजम्पशन पे नहीं, इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन पे दिया। भारत ने उसी समय 2007, 8, 9 जब आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत थी, तब हमें बजाय कि हम डेट को कम करें, विदेशी मुद्रा बढ़ाएं, उसके बदले हमने उसको एक तरीके से सरकारी खजाने को लुटा दिया। वो लुटाने से जब परिस्थिति बिगड़ी तब हम कंजम्पशन की ओर गए, इन्वेस्टमेंट की ओर नहीं गए। सुब्बा राव साहब ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था पहले से कहीं ज्यादा ग्लोबल अर्थव्यवस्था में इंटीग्रेटेड है, समाहित है, इसलिए जब भी दुनिया में संकट की स्थिति आएगी भारत पर ज्यादा असर पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि एक आईएमएफ के एक्स चीफ का मैं एक लेख पढ़ रहा था, उनमें उन्होंने कहा कि यह पूंजी की बुनियादी प्रवृत्ति है, इसे आप रोक नहीं सकते हैं। डॉलर अपने घर जाएगा ही जाएगा अगर जब वहां उसे बेहतर हालात मिलेंगे। मुझे इस पर आपको जवाब चाहिए था आपसे कि क्या कोई सरकार रोक सकती है, और क्या इस स्थिति में जब हम पहले से ज्यादा इंटीग्रेटेड हैं ग्लोबल अर्थव्यवस्था में, इस संकट से हम बच सकते थे? क्या ये 2008 नहीं है, ये 2013 है? राविश जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूं। मुझे लगता है कि हम बच सकते थे अगर हमारा नेतृत्व ऐसे मौके पे फोकस करता, जॉब क्रिएशन पे फोकस करता कि हमारी जो इंटरनल डोमेस्टिक मार्केट है, आज दुनिया में और कौन सा देश है जिसके पास 120 करोड़ की डोमेस्टिक कंजम्पशन मार्केट है? आज दुनिया में और कौन सा देश है जिसके युवा युवती 60% पॉपुलेशन में, 65% पॉपुलेशन में हिस्सा है? इतने बड़े पैमाने पे लोग मेहनत करने को तैयार हैं, काम कर सकते हैं, उत्पादन बढ़ा सकते हैं। वास्तव में ये जो इकोनॉमिक्स है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए ब्याज के दर बढ़ाते रहो और सप्लाई को चोक करो, ये 50 साल पुरानी अर्थव्यवस्था है, अर्थशास्त्र है। सरकार ध्यान दे कि लोगों के पास जॉब्स नहीं है, मनरेगा में पैसा लुटाने के बदले जॉब्स क्रिएशन करे। ये एक पॉइंट है, ये सब्सिडी वाले हिस्से पर आएंगे कि मनरेगा, ये एक क्या आप ये कह रहे हैं कि फूड सब्सिडी पर भी पैसा लुटाया जा रहा है, उसके वजह ये संकट बढ़ेगा? अगर आप मनरेगा पे कह रहे हैं, जिस बिल को आप लोग पास कराने में भी आप लोग सक्रिय थे, ये एक नहीं है। कभी आपने ये तो नहीं कहा कि उद्योगों को 5 लाख करोड़ की छूट दी जाती है, जो टैक्स छूट दी जाती है उससे ये संकट बढ़ता है, एक आलोचना कभी तो आपने नहीं कहा। मनरेगा के 60,000 करोड़ और 70,000 करोड़ से इतना बड़ा संकट आ गया इस देश में। ये एक लेफ्टिस्ट फिलॉसफी है कि 5 लाख करोड़ उद्योगों को फायदा दिया जाता है। मुझे लगता है उन्होंने अभी तक वो रेवेन्यू फोरगोन का स्टेटमेंट भी नहीं पढ़ा है किसी ने, और या शायद समझ कम होगी, क्योंकि वास्तव में वो जो 5 लाख करोड़ है उसमें राविश जी, जब आप इंश्योरेंस पॉलिसी निकालते हो उसमें भी जो छूट मिलती है वो भी उसमें इंक्लूडेड है। जब एडिबल ऑयल शॉर्टेज होती है, इंपोर्ट होता है, उसमें जो छूट मिलती है, पावर प्लांट की छूट भी उसमें इंक्लूडेड है। सलमान, पीयूष इस बात को समझ रहे हैं कि बाहरी कारण जो है वो महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन आपके अंदर की इतनी खामियां थी, सरकार ने कुछ किया नहीं।
चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, उसको दरकिनार किया गया, नज़रअंदाज किया गया, या फिर हमारे अपने फिस्कल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंधन की जहां तक बात है, वो भी उसके बस की बात नहीं रही। तो 3-4 साल आपके पास एक लंबा समय मिला। आज ही हाय हाय नहीं हो रहा है, ये हाय हाय तो छोटे ही स्तर पर ही सही, लेकिन ये पिछले 3-4 सालों से आपकी सरकार के खिलाफ हो रही है। देखिए, इस वक्त मुल्क में थोड़ी मायूसी से फैली हुई है। मैं टीवी स्टूडियोज में देखता हूं और मुझे पूरा यकीन है घर पे भी बहुत लोग परेशान हैं। मैंने बाहर काफ़ी काम किया, वर्ल्ड बैंक में भी काम किया और मैंने काफ़ी क्राइसिस को देखा और 2008 की जो क्राइसिस थी उसको बहुत बारीकी से देखा। एक चीज़ मैंने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया कि अगर आपने बीमारी को समझा नहीं ठीक तरह से तो आप बीमारी को ठीक नहीं कर सकते। तो जो गोयल साहब ने कहा उसमें उन्होंने 2 चीज़ें कही जो लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए गोयल साहब क्या कह रहे हैं। एक तो उन्होंने कहा कि ये बेबुनियाद है कि कोई एक्सटर्नल डायमेंशन की बात, ये तो एक हिसाब से एक्सक्यूज है। और फिर उन्होंने कहा कि जो सरकार है, यूपीए सरकार है, ये दूसरी बात उन्होंने कही, बेसिकली इनकी मिसमैनेजमेंट है, इन्होंने कुछ काम नहीं किया। और मैंने ये भी सुना है कि बहुत सारी जगह आपने भी सुना होगा, ये तो 91 की क्राइसिस की तरफ जा रहे हैं, ये तो 9 साल से कुछ किया ही नहीं इन्होंने। मैं इन दोनों का जवाब देना चाहता हूं। पहला, इन्होंने कहा कि एक्सटर्नल जो डायमेंशन है वो तो बिल्कुल कुछ नहीं है, आप कर रहे हैं अमेरिका में कंपेयर कर रहे हैं, यूरोप की कंपैरिजन है, ये क्या कंपैरिजन है। देखिए अब की जो इकोनॉमी है, डॉक्टर सुब्बाराव ठीक कहते हैं, 1991 की इकोनॉमी नहीं रही और वैसा क्राइसिस भी ये नहीं है। मैं इस वक्त डेटा से आपको बोर नहीं करना चाहता, 1991 की क्राइसिस बिल्कुल नहीं।